फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस खास प्रोग्राम में आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश से। डॉक्टर साहब, अगला सवाल। डॉक्टर साहब, आपने चौधरी भजनलाल का जिक्र किया और उनके साथ आपका काम करने का भी आपने ब्यौरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया था जब आपके हाथ में सारी पावर्स थीं, भजनलाल केवल दिखावे के लिए अध्यक्ष थे, सारी पावर्स आपके पास कंसंट्रेट हो गई थी, ऐसा कुछ था? मैंने अपने कर्तव्य का पालन करते वक्त कभी उनकी अवहेलना नहीं की। मैंने कोई मौका नहीं दिया जिस पे वो मेरे बारे में कोई शिकायत कर सके। मेरे से बड़े थे, उम्र में, पद में बड़े थे, वो प्रधान थे, मैं उनके साथ काम करने वाला कार्यकारी अध्यक्ष था। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हिसार में रैली हुई, मैं उनके घर पे उनको पंचकूला में आमंत्रित करने के लिए गया कि दोनों मिल कर के रैली में शामिल होने चलते हैं। चौधरी भजनलाल जी शामिल नहीं हो पाए, उनके परिवार में भाई का देहांत हुआ था। मुझे भी बात जची, पार्टी भी होती है पर अपना निजी सुख दुख भी होता है। तब उन्होंने मुझे एक फ़िक्रा बोला। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश कांग्रेस ने पोस्टर छापे हैं उनमें मेरी तो फ़ोटो नहीं है। मैंने उनसे कहा कि वो फ़ोटो इसलिए नहीं है कि आप यूँ ना कहें कि भीड़ मेरे नाम से इकट्ठे करते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी फ़ोटो नहीं है इसलिए जो प्रदेश ने पोस्टर छापे हैं उनमें मेरी भी फ़ोटो नहीं है। जब मैंने उन्हें ये बात कही तो उन्होंने, जो पास खड़े थे, उनसे पूछा क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा साहब, लोगों ने छापी हो तो छापी हो, जो प्रदेश ने छापी उस पर इसकी फ़ोटो नहीं है, उस पर कार्यकारी अध्यक्ष है बस, और कुछ नहीं है। तो भजनलाल जी कहने लगे कि फिर आप दोनों की छाप देते। मैंने कहा आपकी इजाज़त के बिना कैसे छापता? तो हम बड़े सुखद ढंग से अपनी बात कर पाए। अगर मैंने कहीं नीचा दिखाने का प्रयास किया होता और अपने आप को फ़ोटो लगा के कोई बड़ा बनाने की कोशिश की होती तो शायद मैं बातचीत में उतना सहज सुखद स्थिति में ना होता जितना मैं उनके साथ था। जब आप कार्यकारी अध्यक्ष थे तो आम धारणा ये थी कि आप मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, आज भी हैं। मुख्यमंत्री अपने सारे फैसले आपके मार्फत लागू करवाते थे और भजनलाल हाशिए पर थे। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बात के लिए तारीफ़ करूंगा कि जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष था उन्होंने मुझे कभी कोई डिक्टेशन नहीं दी। मैं उनकी इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि अगर मैंने कोई बात उनसे करनी चाहिए कांग्रेस दफ्तर में बैठ के, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी ये नहीं कहा मेरे घर आ जाओ या मेरे दफ्तर आ जाओ। उल्टा शालीनता में वो मुझसे ये पूछते थे, अगर दफ्तर में बैठे हो तो मैं आ जाता हूँ, एक कप चाय पी लूँगा। वो उनका जो व्यवहार का प्रभाव था, मैं ये समझता हूँ वो एक दोनों के बीच में संबंधों को सुदृढ़ करने का ढंग था। डॉक्टर साहब, मैं इस बात को दूसरे तरीके से मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, आपकी विद्वत्ता, आपकी शालीनता, आपकी कार्यशैली, इनको देखते हुए कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, वो आपको कम से कम डिक्टेट नहीं कर सकता, अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है और आप उस इच्छा को शायद आदेश मानकर लागू कर दें। मेरा सदैव एक ढंग रहा है, कोई कार्यकर्ता मुझे कोई सुझाव दे, वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जिला अध्यक्ष हो, मैं उसकी बात पे चिंतन करता हूँ और अगर मुझे ये लगे इसमें पार्टी का हित है तो उसे स्वीकार करता हूँ। अगर मुझे ये लगे कि ये काम ठीक नहीं रहेगा तो मैं बड़े मीठे ढंग से उन्हें ये कहता हूँ कि अगर हम ऐसा न करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो संबंध चौधरी भूपेंद्र सिंह से बन पाए, उनका कारण ये है कि उन्होंने मुझे अपने ढंग से काम करने दिया। जहाँ मुझे ये लगा सरकार को ये नहीं करना चाहिए, मैं वहाँ वैसा कहता था और अगर उनको ये लगता था कि मैं ठीक हूँ तो मेरी बात मान लेते थे। जहाँ वो नहीं मान पाते तो मैं कोई बुरा नहीं मनाता था, क्योंकि सोच का फ़र्क हो सकता है। मैं एक एंगल से देख रहा हूँ, वो दूसरे एंगल से देख रहे हैं। उनकी जानकारी किसी विषय में मेरे से भिन्न हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो जैसे मुझे अपनी राय का हक है, दूसरे व्यक्ति को भी अपने राय का मुझे हक देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश को उतारा गया, पार्टी के अंदर विरोध था। जब
कैंडिडेट उतारा जाता है, वो तय किया जाता है, तो दलील ये दी जाती है कि ये जीतने वाला कैंडिडेट है। पहली बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सा पैमाना है जिससे ये आंका जाता है ये जीतने वाला है। जीतने वाला कैंडिडेट जमानत जब्त करवा ले, उसका क्या अर्थ आप लगाएंगे? क्या आकलन की क्षमता कम है नेताओं में, या किसी और राजनीति के तहत उस कैंडिडेट को उतारा गया? मेरे विचार में उन्हें उतारने का कारण ये था कि वो 2 बार सांसद रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे, क्षेत्र में उनका आना जाना बहुत ज़्यादा था। लेकिन राजनीति में हर किस्म के व्यक्ति हैं। कुछ लोग किसी के बढ़ते हुए कदम रोकना भी चाहते हैं। आदमी सोचता है कि ये व्यक्ति इस हद तक नहीं जाएगा, अगर वो चला जाए तो आदमी आहत तो होता है, पर ये तो संसार का नियम है, उसे सहन करना पड़ता है। एक बात आप ज़रूर मानेंगे, क्योंकि संगठन का आप लंबे समय तक काम करते रहे हैं, संगठन की नब्ज अच्छी तरह पहचानते हैं। एक नेता को दिखाई देता है कि ये कैंडिडेट जीत नहीं सकता, दूसरे नेता को, उसी कद का नेता, ये कहता है ये कैंडिडेट जीत जाएगा। दोनों के देखने में इतना फर्क क्यों है? क्या दोनों का चश्मा अलग है या सोच अलग है? जो व्यक्ति सत्ता में है वो किसी को भी जीतने के लिए लड़ाता है। जो व्यक्ति सत्ता से बाहर है वो उसका आचरण सत्ता प्राप्ति के हिसाब से होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आकलन में फर्क आ जाता है। हरियाणा में बैकवर्ड कितने % है? जो मूल रूप से मंडल कमीशन से पहले के बैकवर्ड थे, जिनको मैं भूमिहीन हाथ से काम करने वाला व्यक्ति मानता हूँ, वो लकड़ी का करे, लोहे का करे, मिट्टी का करे, पानी भरने का काम करे, बाल काटने का काम करे, वे लगभग 16-17% हैं। और उसके बाद कुछ और बिरादरियां इसमें शामिल की गई। उसके बाद इसकी संख्या कुछ 27 के करीब की गई। जो जेन्युइन पुराने भूमिहीन बैकवर्ड क्लास के लोग थे, असली बैकवर्ड, उनकी जनगणना के बाद पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट % क्या है। उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। आरक्षण जाट भी मांग रहे हैं, क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? मैं इस बात को एक और ढंग से लेना चाहूँगा। कुछ मसलों पे लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं, भड़काने वाला आदमी भड़का के चला जाता है। जाट को आरक्षण मिले, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो असली बैकवर्ड हैं, भूमिहीन बैकवर्ड, जो मंडल कमीशन से पहले के बैकवर्ड, उनको दोनों को मिलाया न जाए। मुझे शब्द ओबीसी समझ में नहीं आता। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो वो बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं जिनसे ये अदर है? वो भी तो कोई क्लासेस होंगी, और वो हैं जिनको हरियाणा में BCA कहा जाता है। मेरे विचार में इस समस्या का समाधान एक ही है कि जैसे SC और ST को SC/ST लिखा जाता है, दोनों का % उनकी आबादी के लिहाज से निश्चित है, इसी तरह BC/OBC लिखा जाए। BC में वो हैं जो मंडल कमीशन से पहले के था, जो बाद में आए वो OBC हैं, इनको भी BC/OBC लिखा जाए, ताकि ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ना मानी जाए। SC और ST की रिजर्वेशन को रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं मानते। वो अलग अलग 2 ग्रुप हैं, अलग अलग हैं। यानी आप ये मानते हैं कि 27% में हिस्सेदारी उनकी नहीं होनी चाहिए? मैंने ये नहीं कहा। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का मैंने मतलब ये नहीं नहीं कहा जी। मैं ये कह रहा हूँ, और मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक BCA है और एक BCB है, जिसको OBC कहते हैं जी। OBC में जो शामिल होना चाहे हों, मुझे क्या एतराज है, लेकिन जो BCA है उसके हक ना मारे जाएं, उसका नुकसान ना हो, उसको मदद की ज़रूरत है। इसलिए उनका जो प्रतिशत बनता है उसके ही लिहाज से उनकी आरक्षण सुरक्षित रहे, फिर जिसको जो कुछ देना हो वो दे दिया जाए। अभी BC के लिए कितना % आरक्षण है? 27। इसका मतलब यह है कि उनका 27% सुरक्षित रहना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं सिर्फ एक बात पे हूँ, और उसको फिर दोहराता हूँ कि BCA का आरक्षण सुरक्षित रखा जाए। वे भूमिहीन हैं, वो हाथ से काम करने वाले हैं, कोई दस्तकार है, शिल्पकार है, चर्मकार है, मिट्टी के बर्तन का काम करता है, उसके पास और कोई साधन नहीं है। उनका 27% सुरक्षित रखा जाए। 27 नहीं, मैंने उनका कहा आज उनका 16-17%। 16-17%। उनका वो सुरक्षित रखो।
बाकी में जिसको जो शामिल करना हो करो, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा ख्याल मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल दोहराता हूं इस बात को कि BCA का जो हिस्सा है, जो 67 या 68 जी जातियां हैं उसके अंदर लिखी हुई, उनकी आबादी के लिहाज से किसी और का हक नहीं मांगता। उनकी आबादी के लिहाज से जो काम किया करना चाहिए वो किया जाए। मैं इस बात के लिए कांग्रेस की तारीफ करूंगा कि जब संविधान बना तो शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन तो तय कर दी गई। बैकवर्ड क्लास के बारे में कहा गया कि ये स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है। कभी इनकी 2% हुई, फिर 10% हुई, फिर उससे बढ़ी, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग रही, जैसा जैसा वक्त की मांग है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनके जो आरक्षण है उसको आंच ना आए, बाकी सारा संसार सुख से बसे। आज हम इस कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश से खास बातचीत कर रहे थे। आज बातचीत पूरी नहीं हो सकी, इसलिए बातचीत हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे।